For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Okay, so let's quickly start our third session of company laws. 2 दिन से हम जो भी पढ़ रहे हैं, आई थिंक एक छोटा सा रिविजन तो बनता है, बिकॉज ऐसे क्या होगा, हम आगे आगे सिलेबस जाते जाएंगे और जब तक थोड़ा सा रिविजन नहीं होता तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता. आई एम श्योर आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, आई नो दैट, और आप लोगों ने बताया भी मुझे कि आप लोग रिविजन्स कर रहे हो ना. ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी कॉन्फिडेंस आए मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर कि हाँ जी आप लोग भी अच्छे से कर रहे हैं. सो छोटा सा रिवीजन करेंगे, नॉट इन डिटेल बट हाँ एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे. कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया था? टू कंसोलिडेट प्रीवियस एक्ट. पिछले एक्ट में ही कंसोलिडेट कर दिया गया और कुछ चेंजेस करने के बाद, कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने आया. दिस लेजिस्लेशन यानी कि ये जो लॉ है ये क्यों जरूरी था? ये नेसेसिटेटेड यानी कि नेसेसरी इसीलिए था ताकि हमारे देश की नेशनल और इंटरनेशनल ग्रोथ को देखते हुए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए हमारी देश की गवर्नमेंट को लगा कि लेट्स चेंज द एक्ट. तो इतना पुराना एक्ट, कंपनीज एक्ट 57 इयर्स पुराना एक्ट चेंज हुआ और कंपनीज एक्ट 2013 नए नाम से हमारे सामने आ गया. जब नया एक्ट हमारे सामने आया तो ऐसा नहीं हुआ कि ऑल ऑफ सडन सारे के सारे सेक्शंस चेंज हो गए. कुछ पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डेट्स इनको अलॉट की गई थी और इन रिस्पेक्टिव डेट्स के थ्रू हमारे पास अमेंडमेंट्स आ रही हैं. इनफैक्ट मैं दोबारा से बोलूंगी, अगर आप लोग अभी भी मैं बोलूंगी कि अपडेटेड हैं, एमसीए पे मैंने आपको चेक करने भी बताया था कि कोई भी अपडेशंस आती हैं, कोई नए नोटिसेस आते हैं, कोई सर्कुलर्स आते हैं तो उनको कैसे चेक कर सकते हैं आप, राइट? तो दिन में एटलीस्ट एक बार, चाहे सुबह चाहे शाम, एक बार एमसीए की वेबसाइट ओपन करके आप लोग प्लीज जो भी अपडेट्स हैं एक बार बस न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह उनको पढ़ लीजिए. ठीक है, सो कंपनीज एक्ट 2013 को अजेंट कब मिला ऑनरेबल प्रेसिडेंट का? 29 अगस्त 2013 को इसको प्रेसिडेंट का अजेंट मिल गया. और प्रेसिडेंट के अजेंट मिलने से पहले का जो स्टोरी रहती है वो हमें पता है. सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है. किस चीज का बिल था ये? नया एक्ट सामने लेकर आने का. 2013 एक्ट लेकर आने के लिए एक बिल ड्राफ्ट हुआ था. वो बिल फिर कहां पहुंचा? पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में. लोकसभा ने जब पास किया फिर वो पहुंचा था राज्यसभा में. राज्यसभा में जब एक बार ये बिल पास हो गया था फिर कहां पे पहुंच गया था? प्रेसिडेंट के पास. कौन सी डेट को प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया था? 29 अगस्त 2013. और इसी के अगले दिन यानी कि 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गेजेट यानी कि एक लीगल न्यूज़पेपर होता है, वहां पे ये बात पब्लिश हो गई थी और हम सब जनरल पब्लिक को ही पता चल चुका था कि एक नया एक्ट, कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है. ठीक है, और अलग अलग अपॉइंटेड डेट्स दी गई थी जब इसके चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट्स आते गए और अभी भी कुछ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस कंपनीज एक्ट 1956. जब नया एक्ट हमारे सामने आया कंपनीज एक्ट 2013, उसने पुराने वाले एक्ट को टोटली रिप्लेस कर दिया था. अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 ही है. जो कंपनीज भी 1956 एक्ट के अंदर गवर्न हो रही थी, रेगुलेट हो रही थी, उनको भी अब कौन सा एक्ट फॉलो करना था? कंपनीज एक्ट 2013. फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जाम्पल ले लीजिए. पिछले एक्ट में वो इनकॉर्पोरेट हुई थी बट अब 2013 एक्ट आने के बाद उनको भी कौन सा एक्ट फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट 2013. ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. सेक्शन 1 जब कंपनीज एक्ट का आया तो उसकी कौन सी डेट थी? 30 अगस्त 2013. क्या आपको ये डेट याद है? ये वही डेट है जब ऑफिशियल गेजेट में ये बात पब्लिश हो गई थी कि कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है. हम सब जनरल पब्लिक को जब पता चला, कौन सी डेट थी? 30 अगस्त 2013. उस दिन सेक्शन 1 आ चुका था कंपनीज एक्ट का. सेक्शन 1 में क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं. सेक्शन 1 में लिखा है कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी प्लस इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. हर एक कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है.
कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर नहीं लगता है? अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के ऊपर, एंड कंपनीज व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसके बाद 98 सेक्शंस हमारे सामने आए 12 सितंबर 2013 को, 143 सेक्शंस हमारे सामने आए 1 अप्रैल 2014 को, एंड सो ऑन, आगे और भी सेक्शंस आते गए। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने एक स्टूडेंट अंकित बैठा हुआ है, उससे पूछा कि टोटल कितने सेक्शंस है, सो बहुत ही करेक्ट आंसर दिया, 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स है। देखा, मैंने बताया था 7 शेड्यूल्स है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। टोटल 29 चैप्टर्स है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, 29 चैप्टर्स आए तो थे, प्लस एक चैप्टर और ऐड हो गया, तो अभी टोटल कितने चैप्टर्स आप बोल सकते हैं? 30 चैप्टर्स। एक चैप्टर कौन सा है? प्रोड्यूसर कंपनी का। कौन सा चैप्टर है नया? प्लीज राइट डाउन, प्रोड्यूसर कंपनी। अमेंडमेंट्स जो मैं क्लास में बताती हूँ आपको, प्लीज आप उसको अलग से हाईलाइट करके नोट कर लिए। सो 29 चैप्टर्स हम हर बुक में पढ़ रहे हैं, बट अभी अपडेशंस हो चुकी है, एक चैप्टर ऐड हो गया था, तो टोटल 30 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 कुछ नए कॉन्सेप्ट्स अपने साथ लेकर आया। ये कॉन्सेप्ट्स आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स लेकर आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज इन कंपनीज पे लगते हुए लॉज, कौन सा लॉ लगता है? कंपनी लॉ लगता है। उनको गवर्न करवाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर आया? कंपनीज एक्ट 2013। जो रेगुलेशंस थे और जो भी प्रोविजंस थे कंपनीज एक्ट 1956 में, वो थोड़े से ना क्यूम्बसम थे, एज इन थोड़े से डिफिकल्ट थे अप्लाई करने के लिए, तो उनको और ज्यादा इजी बनाकर एक नया एक्ट हमारे सामने आया, कंपनीज एक्ट 2013। इन्वेस्टर्स एज इन जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट का खास ध्यान रखा है कंपनीज एक्ट 2013 ने। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी एक्ट है। ऑल इन ऑल इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, एक आधी चीजें सिर्फ नहीं है, इसीलिए वी कॉल इट अ कंटेम्प्रेरी एक्ट विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ गुड थिंग्स। मीनिंग ऑफ कंपनी, कैसी दिखती है कंपनी? कुछ इस तरह से कंपनी दिख सकती है। सो कंपनी कहां से डिराइव हुआ है? सबसे पहले इसका मतलब लैटिन वर्ड्स हैं, 2 लैटिन वर्ड्स हैं, कॉम एंड पनीज। कॉम का मतलब विद एंड टुगेदर, कम ऑन आप मेरे साथ बोल सकते हैं, और पनीज का मतलब ब्रेड, यानी कि कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस जो साथ में मिले हैं बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करके क्या कमाएंगे? प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है? ब्रेड। ठीक है, सो कंपनी, पॉपुलर पैरेलेंस इन जनरल मीनिंग कंपनी का क्या बोल सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, और अंडरटेकिंग भी बोल सकते हो इसको, बिजनेस को अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं। मीनिंग पता चल गया? सो इन लीगल सेंस अगर हम लॉ की टर्म्स में देखें, कंपनी एसोसिएशन है दोनों का, नेचुरल पर्संस भी आएंगे कंपनी के अंदर और आर्टिफिशियल पर्संस भी आ जाएंगे, और कंपनी सामने तभी आती है जब आपने एक बार कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा दिया। बिना इनकॉर्पोरेट करवाए कोई कंपनी है ही नहीं। कौन से एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराएंगे? एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ अ कंट्री। अब सेक्शन 2, इसको हम सब सेक्शन बोलेंगे या क्लॉज बोलेंगे? फटाफट बताइए। वेरी गुड। सो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, नॉट मीनिंग, डेफिनेशन। और डेफिनेशन हम लोगों को एग्जैक्ट शब्दों में करना होता है जैसे डेफिनेशन लॉ में दी गई है। तो क्या डेफिनेशन दी गई है कंपनी की? कंपनी, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉज। कौन से प्रीवियस कंपनी लॉज हैं? 1956 हो सकता है, 1913 हो सकता है, और पिछले जो भी कंपनीज एक्ट है वहां पे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की है वो भी कंपनी है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम ऑलरेडी 3 तरह की कंपनीज कर चुके हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पे कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी? लिमिटेड होगी। कितने एक्सटेंट से लिमिटेड होगी? जितना उन मेंबर्स ने शेयर्स हेल्ड किए हैं, उन शेयर्स के ऊपर जो अनपेड वैल्यू है ना, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी उनको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 10,000 के शेयर्स लिए और कंपनी को सिर्फ 5,000 रुपए पे किया है,
तो अभी उनसे कंपनी कितना पैसा मांग सकती है? 5,000, नॉट मोर देन 5,000 रुपीज। सोचो, अगर एक मेंबर है, उसने फुली पेड अप शेयर्स लिए हुए हैं, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को पे कर दिया है, तो क्या उस मेंबर की कोई लायबिलिटी है? नहीं, उस मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि इस तरह की कंपनी में लायबिलिटी आपकी जीरो भी हो सकती है। किस केस में? फुली पेड अप शेयर्स के केस में। फुली पेड अप शेयर्स के केस में आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? जीरो। आपकी पर्टिकुलर पर्सन की लायबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21 के अंडर बताया गया है कि ये कैसी कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी कहां पे मेंशन होगी? एमओए में। वेरी नाइस। एमओए में कितना अमाउंट लिखा होगा? जितना उस मेंबर ने गारंटी किया होगा कि हम जब भी एक ऐसा इवेंट आएगा जब कंपनी वाउंड अप होगी, वेरी गुड, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, तो हम कितना अमाउंट देंगे? जितना आज हम अमाउंट गारंटी कर रहे हैं। गारंटी वर्ड को आप ऐसा भी लिखा होगा लॉ की लैंग्वेज में, अंडरटेकन बाय द मेंबर। अनलिमिटेड कंपनी एक एक्सेप्शन है कंपनी का। 1 सेकेंड। सेक्शन 2 क्लॉज 92 में लिखा गया है कि कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी कैसी कंपनी? जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं होती है। जब इनको लायबिलिटी देनी होती है तो जितना इनका शेयर है वो तो जाएगा ही, जितना स्टेक है जाएगा ही, प्लस जो पर्सनल स्टेक है, खुद का गाड़ी, घर, बंगला, वो भी जा सकता है। ओके, सो अभी कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हमने पढ़ा। टोटल 470 सेक्शंस हैं, 29 + 1 30 चैप्टर्स हो गए और 7 शेड्यूल्स हो गए। और हर चैप्टर में एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल आपको मिल जाता है। रूल कैसे पढ़ना है ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तो आई थिंक जो भी आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखते हो, घर जाके आपका कितना 5 या 10 मिनट लगेंगे। एक बार गूगल ओपन करके, एमसीए की साइट ओपन करके वो चीजें देखा करो। बिकॉज मैंने यहाँ पे दिखाई, एक बार आप भी जब देखोगे तो आप पक्का हो जाएगा वो चीज कि रूल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे पढ़ा जाता है। जो भी लिखा जाता है ना आपकी लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनको हम रूल्स बोलते हैं। सीखा था लास्ट क्लास में। अभी कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1956 एक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1956 को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज इससे एक्सट्रीमली जो इमीडिएटली प्रीवियस वाला एक्ट है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो टोटल यहां पे कितने हमारे पास शेड्यूल्स थे? 658 सेक्शंस थे, 13 पार्ट्स थे और 15 शेड्यूल्स थे। ठीक है, इतने ज्यादा लेंदी चीजें थी कंपनीज एक्ट 1956 में, तो इसको थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट बनाते हुए हमारे सामने कंपनीज एक्ट 2013 आया। सेक्शंस भी कम हो गए और शेड्यूल्स भी कम हो गए, और जितने शेड्यूल्स हैं उतने रेलेवेंट है, उतने रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैंने बोला था कंपनीज एक्ट अपने साथ कुछ नई नई चीजें लेकर आया था। प्लीज नोट डाउन, एक बार आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर आया कंपनीज एक्ट 2013। आज बताऊंगी आपको कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है। स्मॉल कंपनी को चेक करने के लिए आप क्या ओपन करोगे? बैलेंस शीट ओपन करोगे। बैलेंस शीट में ओपन करके आप उसका टर्नओवर चेक करोगे, प्लस उसका पेड अप शेयर कैपिटल चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कंपनी स्मॉल है या नहीं। देन एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कौन सी है? ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो CSEE में, आगे डिटेल में यहां पे पढ़ोगे। डोमेन कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी आज हम पढ़ेंगे। देन क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट्स क्या होते हैं एक बार समझिए, समझ लीजिए पहले। देखो क्या होता है, मैंने आपको खास अभी अभी बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स अगर शेयर्स खरीद रहे हैं तो बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिविडेंड। अगर उनको कंपनी से डिविडेंड नहीं मिलता तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल एंड इवन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल। तो क्या ये लोग शेयर होल्डर्स मिलके एकजुट होके कंपनी के खिलाफ या डायरेक्टर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? सूट मीन्स केस फाइल करना। तो क्लास एक्शन सूट्स मींस ये सभी शेयर होल्डर्स एकजुट होके कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ केस फाइल करेंगे। डिटेल में तो हम ऑब्वियसली आपके सिलेबस में पढ़ने ही वाले हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या हमारे सामने लेकर आया।
देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलरेडी हमने CSET में पढ़ा है डिटेल में, और यहाँ पे पढ़ने वाले हो। कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति? तो अपने नेट प्रॉफिट्स का, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स को आप एवरेज करेंगे और उसका 2% निकाल के कंट्रीब्यूट कर देते हैं सोसाइटी के प्रति। तो अलग अलग कॉजेज हैं, आपके सेक्शंस में लिखा ही हुआ है। उसके बाद राइट इशू का कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, ये पार्ट बी में पूरा डायरेक्टर्स वाला टॉपिक है, वहां पे सब पढ़ोगे आप। थोड़ा सा मैंने भी आपको बताया था, एक होल टाइम डायरेक्टर होता है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैलरी लेते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव सैलरी नहीं लेते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रेजिडेंट हो। रेजिडेंट चेक कैसे करते हो, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे। स्पेशल कोड्स बनाए गए हैं एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जो ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे नए नए पॉइंट्स लेकर आया है कंपनीज एक्ट 2013। अभी हमने लास्ट क्लास में अथॉरिटीज की भी बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज की हमने बात की थी। सबसे बड़ा क्या होता है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद RD क्या करता था, फटाफट से बता दो मुझे। अप्रूवल्स देता था कंपनीज को, और किसकी वर्किंग को चेक करता था? ROC की वर्किंग को चेक करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ROC के काम अब डिवाइड कर दिए गए हैं, कुछ नई अथॉरिटीज बनी है CRC और CSC के नाम से। ये आज डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स पढ़ाते हुए इसको फोकस बिल्कुल नहीं करते CRC और CSC के टॉपिक को, बिकॉज ये नया कॉन्सेप्ट है जो इतने साल से चल रहा है। ROC सिर्फ उसी पे फोकस किया जाता है, बट नई अमेंडमेंट्स पे फोकस नहीं किया जाता। बट अभी ये आपका जो सब्जेक्ट है, इसका मैं बेस बना रही हूं, तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू कि ये नई अथॉरिटीज कौन सी बनी है और इनका क्या रोल है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे इससे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले कौन सी अथॉरिटीज है? हमारे पास 3 अथॉरिटीज है जो कंपनीज एक्ट 2013 को रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट बोले तो गवर्न करती है, चला रही है। सबसे पहले जो लॉ बनाते हैं ना, उनको कौन सी पावर्स बोलते हो? लेजिस्लेटिव पावर्स। लॉ मेकिंग बॉडी को आप क्या बोलते हो? लेजिस्लेटिव पावर्स या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाता है वो कौन है? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे जो लॉ बनाता है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है ना, मोटर व्हीकल एक्ट हर स्टेट का अलग होता है, तो उसको कौन बनाता है? हर स्टेट का लेजिस्लेचर। ठीक है, हर स्टेट का लॉ बनाते हैं, जो वो लॉ इस तरह के लॉज बनाते हैं। और कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा लॉ है जो पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, जो पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल है। ये कैसे बने हैं? पार्लियामेंट के थ्रू बने हैं। बताया था ना कैसे बनते हैं, स्टेजेस आपको अच्छे से पता है। सेकेंड टाइप ऑफ अथॉरिटी इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटरी अथॉरिटी। एक बार लॉ बन तो गया, वो लॉ को फॉलो कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाया, उसके बाद लॉ को फॉलो कौन करवाएगा? MCA सबसे बिगेस्ट अथॉरिटी है यहाँ पे। उसके अंदर कौन आता है? RD। और उससे भी नीचे कौन आता है? ROC। ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है जुडिशरी। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी के राइट्स अफेक्ट हो गए, तो केस फाइल हम कहां कर सकते हैं कंपनीज के अगेंस्ट? NCLT। तो कंपनीज का कोर्ट कौन? NCLT। और NCLT से भी अगर उसके भी डिसीजन से आप खुश नहीं है, तो आप कहां जाते हो? NCLAT। एक बात ध्यान रखना, NCLT में आप केस फाइल करते हो और NCLAT में आप अपील फाइल करते हो। फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हो? केस फाइल कर रहे हो कंपनी के कोर्ट में, विच इज NCLT। अगर NCLT ने जो डिसीजन आपको दिया है उससे आप खुश नहीं है, तो आप NCLAT में क्या जाओगे लेकर? अपील। याद रहेगा ये, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, हम चीजें ब्रश अप कर रहे हैं। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि ROC की कुछ पार्ट्स डिवाइड कर दी गई हैं। देखो होता क्या था, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना तो आपको आता है। आपको कौन से फॉर्म्स भरने होते हैं? स्पाइस फॉर्म। स्पाइस फॉर्म 32, स्पाइस फॉर्म 33 एंड स्पाइस फॉर्म 34 लेकर कहां जाते हो? ROC। ROC हमारे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। ठीक है, अब ROC के पास तो और भी बहुत सारे काम है। मैंने बोला कंपनी को कितनी सारी अप्रूवल्स देता है ROC, और भी बहुत सारे काम है उसके पास इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए। तो ROC में ना चीजें
ओवरबर्डन होती गई और पाइलअप होती गई चीजें। तो आरओसी जब एक कंपनी फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट होने के लिए फॉर्म्स भेजती थी तो 4-4 5-5 महीने लग जाते थे और कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती थी। तो इतना बर्डन होने की वजह से गवर्नमेंट को लगा कि इसका जो बर्डन है थोड़ा सा दूर करके एक नया बॉडी हमारे सामने आना चाहिए। और वो कौन सी बॉडी थी, आरओसी के अंदर कौन सी है, उसकी नीचे लेवल पे कौन सी है, सीआरसी। अब सीआरसी क्या काम करेगी, अगर आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है तो एग्जैक्टली अब सारे फॉर्म्स कहां पे जाएंगे, सीआरसी में। तो आरओसी हम बोलते हैं बट एक्चुअल में अभी कहां पे जा रहा है, सीआरसी के अंदर। टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोसेसिंग, लिख लीजिए, प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, किस चीज की, नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। अब आप कहोगे मैम नेम रिजर्वेशन क्या होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नाम रिजर्व करवाइए। नाम रिजर्व करवाने के लिए एक रन फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है रिजर्व यूनिक नेम। क्या फुल फॉर्म है रन फॉर्म की, प्लीज राइट डाउन। रन फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिजर्व यूनिक नेम। एक बार आपका नाम रिजर्व हो गया, गवर्नमेंट चेक करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर चेक करेगी कि आपका नाम किसी और के नाम से कॉमन तो नहीं है, आपका जो ट्रेडमार्क है वो किसी और कंपनी का पहले से ट्रेडमार्क तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज एक कंपनी खोलनी है तो क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से खोल सकती हूँ, नहीं। किसकी कंपनी है वो, मुकेश अंबानी, ठीक है। वो बोलेंगे ये तो ऑलरेडी हमारी कंपनी है, तो मुझे इस तरह की कंपनी नहीं बनाने दी जाएगी। इसीलिए सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट भी करवाने से पहले क्या होता है, नाम रिजर्व हो जाता है कि इस नाम की कंपनी ऑलरेडी तो नहीं है, या फिर जो नाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें रूल 8 में जो चीजें बताई हैं उसके हम अगेंस्ट, विरुद्ध तो नहीं जा रहे। तो ये चेक करने के बाद एक नाम रिजर्व होता है। कौन नाम रिजर्व करेगा, अब सीआरसी। सर्टिफिकेट किसके थ्रू आएगा, सीआरसी। उसके बाद आप इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए जो भी फॉर्म्स हैं कहां भेजेंगे, सीआरसी में। तो सीआरसी कितने लेवल पे काम करती है, हर एक स्टेट पे नहीं है, ये एक ही होती है सीआरसी पूरे देश की। सो इसका टेरिटोरियल यानी कि जो बाउंड्री अगर हम देखें दैट्स ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे आईसीएसआई ले लो, एक ऐसी बॉडी है, ऑल ओवर इंडिया काम करती है। पूरे देश के बच्चे कौन सी बॉडी के अंदर सीएस कर रहे हैं, आईसीएसआई, वैसे ही। उसके बाद एक और अथॉरिटी बनी है अभी रिसेंट में ही, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, सीएससी। बहुत लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, अभी तक भी हम यही समझते हैं कि आरओसी है जो सब कुछ कर रही है बैक एंड पे, बट उसके नीचे भी चीजें हैं, सीआरसी और सीएससी। फॉर एग्जाम्पल देके हम करेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। आपके कंपनीज में आए दिन डायरेक्टर भी अपॉइंट होते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रही हूं, अगर एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है पता है आपको, ई फॉर्म DIR 12। कौन सा फॉर्म, DIR 12, डायरेक्टर अपॉइंट करने का फॉर्म है। और ऐसे कर करके ना बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स जाते ही रहते हैं आरओसी में, हमें लगता है आरओसी में जा रहे हैं, बट वो अल्टीमेटली अब कहां जाएंगे, जो इस तरह के फॉर्म्स हैं, सीएससी में। तो सीएससी क्या करता है, इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं ना इनको हम बोलते हैं STP, स्टेट थ्रू प्रोसेस ई फॉर्म्स। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, लिख लीजिए, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, जो फॉर्म जाता है जो हमें आरओसी में लगता है वो कौन सा फॉर्म होता है, DIR 12। और इनको किस तरह के फॉर्म्स बोलते हो आप, STPE फॉर्म्स। फुल फॉर्म क्या है, स्टेट थ्रू प्रोसेस ई फॉर्म्स। तो इस तरह के फॉर्म्स अब कहां जाएंगे, आए दिन इतनी सारी जो फॉर्म्स जाते हैं वो अब कहां जाएंगे, STC सेंटर में, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, सॉरी सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। अब ऑब्वियसली आरओसी का बर्डन कम हो गया है, इनकॉर्पोरेशन और नेम रिजर्वेशन के लिए हम चले गए सीआरसी के पास, और सारे स्टेट थ्रू प्रोसेस ई फॉर्म्स के लिए कहां पे चले गए, CSC के पास, ठीक है। इसका भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है। पता चली कुछ और एडवांस चीजें, ओके। ऑलरेडी हम जो कंपनी लॉ है आपका CSEE में, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके थे, कंपनीज एक्ट 2013 के। कंपनी के आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। इसका रिवीजन मैं दोबारा नहीं करवा रही हूं बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में अपनी फर्स्ट क्लास में अच्छे से कर लिया था।
परपेचुअल सक्सेशन का एक फीचर होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। कंपनी मरेगी नहीं, चलती रहेगी, एग्जिस्टेंस चलता रहेगा। कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है, ये ऑप्शनल होता है, कंपनी का सिग्नेचर होना। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स का नेचर ही कैसा होता है बेटा? शेयर्स का नेचर कैसा? ट्रांसफरेबल। तो शेयर्स तो ट्रांसफर हो ही सकते हैं आराम से। ठीक है। तो इसी के ऊपर ना मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना था। परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हमने पढ़ा था शेयर का बेसिक नेचर ट्रांसफर होना होता है। तो शेयर्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपको पता है शेयर्स ये जो ट्रांसफर होते हैं किस चीज को फॉलो करते हैं? अगर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो इट कैन बी एज पर दी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आपकी कंपनी का रूल बुक। क्या होते हैं? कंपनी का रूल बुक। और आपकी कंपनी का एमओए क्या होता है? आपकी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी करोगे एमओए को फॉलो करोगे। और आपने अपने खुद के लिए खुद की कंपनी चलाने के लिए जो लॉज बना दिए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। हम ये डिटेल में करने वाले हैं अगले चैप्टर में, एमओए, एओए। ठीक है। चेंज कैसे होता है, कितने क्लॉजेज हैं, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। सो कंपनी के शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे? जैसा आर्टिकल्स में लिखा होगा वैसे ट्रांसफर कर लेंगे। आर्टिकल्स में सब हमने लिखा हुआ है कि शेयर्स कब कैसे ट्रांसफर होंगे। अगर आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल्स चुप है, मनमोहन सिंह है आर्टिकल्स। ठीक है। तो आर्टिकल्स अगर साइलेंट है तो हम टेबल एफ को फॉलो करके अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर लेंगे। अब आप बोलोगे मैम टेबल एफ क्या है? बेटा देयर आर सर्टेन टेबल्स जो आप फॉलो करते हो कंपनी बनाने के लिए। अगली क्लास में, सॉरी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप एमओए बना रहे हो तो टेबल ए से लेकर ई तक होता है, और अगले 5 लेकर अगर आप चलो ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ से लेकर अगले 5 आर्टिकल्स के लिए टेबल्स होते हैं। टेबल्स होते हैं कुछ मॉडल्स, एक स्ट्रक्चर, एक डमी। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आर्टिकल बनाना है तो जैसा टेबल मुझे प्रोवाइड किया ना कंपनीज एक्ट ने, वैसा वैसा टेबल का मैं बना लूंगी। एक मॉड्यूल, सॉरी एक मॉडल है, एक डमी है, वैसा देख के मैं अपना आर्टिकल बना लेती हूँ। तो अगर आर्टिकल साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा, आर्टिकल्स कुछ नहीं बोल रहे हैं कि शेयर्स कैसे ट्रांसफर करो, तो कैसे कर लोगे? जैसा टेबल एफ में लिखा है कंपनीज एक्ट के। और अगर आपने लिखा हुआ है स्पेशली कि टेबल एफ इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, टेबल एफ में भी अगर कुछ नहीं लिखा है आपने, तो उस टाइम जो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स मूवेबल होते हैं ना, शेयर्स कैसे होते हैं? मूवेबल। उस टाइम जो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ चल रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को ट्रांसफर कर लेना। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। शेयर्स का बेसिक नेचर ही होता है ट्रांसफर होना। तो शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे? जैसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आर्टिकल्स कुछ नहीं कह रहे हैं तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। टेबल एफ को भी आपने साइड में रख दिया है, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं कि शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, तो उस टाइम जो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाएंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। फुल स्क्रीन कर देना सर। फुल स्क्रीन करना प्लीज सर। Please note down. कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? दोबारा से रिवीजन भी हो गई है, अब हम नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ये थोड़ी सी डीप स्टडी हो रही है हमारी, हर चीज हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग सीएस बनने वाले हैं। एक भी चीज ऐसी ना हो कंपनीज एक्ट की जो हमने कवर ना की हो अपने सिलेबस में। इजी है, मुश्किल है? ये इजी है। चलिए 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 आगे चलते हैं। सो कंपनी के कुछ और फीचर्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद हम कंपनी का डिफरेंस पढ़ेंगे विद द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद की एक पहचान है, खुद अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है किसी के भी खिलाफ अगर कंपनी के कोई राइट्स आपने अफेक्ट किए तो। और कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई तो एक
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन चुकी है, वो खुद की एक पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है. वी कैन नॉट सी कंपनी, वी कैन नॉट टच कंपनी, बट इट्स अ पर्सन, इट्स कंसिडर्ड एज अ पर्सन. इसीलिए कोई कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है. कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा था. उसमें भी हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे एलिजिबल पर्संस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. तो वहां पे नेचुरल पर्संस का नाम तो आया था, बट कंपनीज का भी नाम आया था, कॉर्पोरेशंस और यूनिवर्सिटीज का नाम भी आया था ना. तो वहां पे ही पढ़ लिया था हमने कि कंपनी के पास भी कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का राइट है. उसके बाद लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, ये भी हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कवर किया था. कंपनी जो भी एक्शंस, जो भी काम करती है, सब किसके अकॉर्डेंस में करेगी? एमओए के अकॉर्डेंस में. एमओए के क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, डेक्लेरेशन क्लॉज. ये जो थर्ड क्लॉज मैंने बोला, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है. यहां पे लिखा होगा कि कंपनी किस चीज के लिए बनाई गई है, कंपनी किस चीज के लिए बनाई गई है. ओके, सो अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी लिखा गया है मेमोरेंडम के, अगर कंपनी ने उसके विरुद्ध जाके कोई भी एक्शंस किए तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती. और ऐसे किए हुए जो भी एक्ट्स हैं वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएंगे. अभी आपको एक न्यू लग रही है टर्म्स कि मैम अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स होता है कि जो भी आपके एमओए में लिखा हुआ है, आपने खुद जब एमओए बनाया था वही आप काम कर सकते हो. आपने बोला था मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, मैं उसी टाइप की कंपनी बनाना चाहती हूँ, और आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, आप तो सोफा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, टोटली अगेंस्ट चले गए. तो ऐसे काम आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्शंस नहीं है आपके. तो आपके एक्शंस के ऊपर लिमिट है. कितनी लिमिट? जितना आपने लिखा हुआ है एमओए में, सिर्फ उतना ही आप कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते. अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट. कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. प्रॉफिट क्या कंपनी अपने हिसाब से यूज कर सकती है? यस, कुछ प्रॉफिट आगे बिजनेस करने के लिए यूटिलाइज कर लेगी, और कुछ प्रॉफिट हम रिटेन करके रखेंगे, फ्यूचर में यूज कर लेंगे. तो अपनी खुद से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर सकती है. इसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी. कौन सी कंपनी है? सीएसईटी में भी पढ़ा था. चैरिटेबल पर्पसेस, डोनेशन पर्पसेस के लिए जो कंपनी बनाई है उनको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलती है. ये कंपनी सारे के सारे प्रॉफिट्स किसमें डाल देती है? उस ऑब्जेक्ट में जिस चीज के लिए आपने कंपनी बनाई थी, ना कि अपने प्रॉफिट को कहीं आगे यूज कर सकती है. टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. बेटा टर्मिनेशन का मतलब है खत्म होना. जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ लॉज थे. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपने कंपनी को रजिस्टर, बोले तो इनकॉर्पोरेट करवाया. अब जब कंपनी बंद होनी है तो ऐसे नहीं कि बस बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चले गए आप. नो, यू कांट डू दैट. कंपनी को टर्मिनेट करने के लिए भी आपको प्रॉपर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा. कौन से लॉ को? कंपनीज एक्ट 2013 में. कंपनी को कैसे वाइंड अप करना है उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, जो आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ोगे? SBEC के सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे प्रॉपरली, डिटेल में. ठीक है जी. कुछ चीजें जो मेरे यहाँ पे सिलेबस में आती रहेंगी, हम यहाँ से कवर करते रहेंगे. ऑब्वियसली मैं कोई भी पार्ट छोड़ूंगी नहीं जो कंपनीज एक्ट का है, और कुछ चीजें वहां पे डिटेल मिल जाएंगे जो आपको पंकज सर पढ़ाएंगे. कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपनी लॉ में डिटेल दूंगी, जो मैं आपको कराऊंगी. ठीक है. एक्सेप्शंस भी हम पढ़ चुके थे लिमिटेड लायबिलिटी के. कंपनी की लायबिलिटी तो वैसे लिमिटेड होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. कोई फ्रॉड करेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए झूठी बातें बता देगा और कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली, तब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. ऐसे कुछ केसेस हमने 5-6 केसेस थे लास्ट क्लास में निपटा दिए. ये ओके, लास्ट छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, फिर हमारी लास्ट 2 क्लासेस के रिवीजन कंप्लीट और हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे. एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 1 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का? कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पे है? ऑल ओवर इंडिया पे. इंडिया की जितनी भी कंपनीज है ना, सबके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 ही लगता है. ओके, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज,
कोई स्पेशल एक्ट में पार्लियामेंट में जो बनाई गई है कंपनीज, वो कंपनीज, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन देके जो कंपनी बनाई है सॉरी, इन सब के ऊपर भी कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट लगता है। लेकिन ये जो सारी कंपनीज मैंने बोली ना, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कंपनी, इनके अपने खुद के एक्ट हैं, ये उसी एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होती है। बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन है तो कंपनी, इसीलिए उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। लेकिन कितना लगेगा? अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हो गए, यानी कि मैच नहीं कर रहे हैं, तो बैंकिंग कंपनी के लिए कौन से वाला लॉ फॉलो करोगे आप? कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन? बैंकिंग रेगुलेशन, उसका खुद का एक्ट फॉलो करोगे। सिमिलरली ऐसे आगे हम अलग अलग कंपनीज में पढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे कंपनी में और अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपनी एग्जैक्टली होती है क्या। ठीक है, सो अभी हम सबसे पहले डिफरेंस पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर और कंपनी के अंदर। आर यू रेडी? ठीक है, फुल ऑन एनर्जी के साथ बैठे हैं आप लोग, और थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठेंगे। ठीक है, और हमेशा फेस पे क्या रहेगी? स्माइल। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है? कंपनी पढ़ते रहेंगे सबसे पहले। ओके, कंपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है सेपरेट लीगल पर्सन। बेटा, जैसे ही आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया, ये एक अलग पर्सन बन गई। किससे अलग है ये? अपने मेंबर से। मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। कंपनी जो भी काम करेगी उसके लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है। मेंबर्स जो भी गलत काम करेंगे उसके लिए मेंबर्स खुद रिस्पॉन्सिबल है। मेंबर्स जो भी गलत काम करते हैं वो कंपनी की आड़ में नहीं कर सकते। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि काम खुद गलत कर रहे हैं और किसके नाम पे कर लेंगे? कंपनी के नाम पे। तो कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट करी, एक अलग पर्सन बन गई। मेंबर्स के गलत काम की वजह से क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी कोई लायबिलिटी देगी, कोई पेनल्टी देगी? नो, दे बोथ आर सेपरेट। इसीलिए कंपनी को क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट बोल सकते हो। क्या ये वाला फीचर पार्टनरशिप के पास है? जो पार्टनरशिप फर्म आप बनाते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ये तो आपको पता ही है ना, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप और उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो एक ही हैं। जो पार्टनर्स गलत काम करेंगे उसके लिए पूरे पार्टनरशिप रिस्पॉन्सिबल है। सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते थे? पार्टनरशिप फर्म बोल देते थे। तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स तो एक ही है। एक पार्टनर अगर कुछ गलत करता है तो सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं था। कंपनी के पास प्रोटेक्शन थी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर हमारी कंपनी के पास होता है, पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं होता है। आइए कंपनी का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। इन अ कंपनी इट बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स हु आर इट्स मेंबर्स। किसकी बात हो रही है? प्रॉपर्टी की। कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है या मेंबर्स की प्रॉपर्टी है? अभी तो पढ़ा, कंपनी की खुद की एक पहचान है। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है। उसको उसके मेंबर्स की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी संभालो। कंपनी ह्यूमन बींग्स की तरह सारे काम खुद कर सकती है, राइट? तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है। कंपनी के मेंबर्स कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कभी भी हक नहीं जमा सकते। पॉइंट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट, पार्टनरशिप में क्या होता है? जब पार्टनर और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं है तो कंपनी की पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मीन्स पूरे पार्टनरशिप फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है ना, प्रॉपर्टी भी होने की है। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है और ज्यादा? नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म का पढ़ेंगे इस बार। क्रेडिटर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एक या दो पार्टनर होते हैं ना तो आप पार्टनर या पार्टनर्स बोल सकते हो। सारे पार्टनर्स को जब आप कलेक्टिवली
टुगेदर आप बोलते हो तो आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड। क्रेडिटर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि सभी पार्टनर्स के जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन है? जिन्होंने इनको लोन दे दिया है, पैसा दे दिया उधार पे, आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। दोबारा से बोल रही हूं, क्रेडिटर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। एंड अ डिक्री, डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का कोई ऑर्डर, लिख सकते हो ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स मैं आपको बताती हूं। डिक्री अगेंस्ट द फर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दे दिया है। तो अगर उनको केस फाइल करना है तो वो पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ करेंगे या पार्टनर्स के खिलाफ करेंगे? पार्टनर्स के खिलाफ करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की तो कोई खुद की पहचान है ही नहीं। इसीलिए कौन फंसेगा? अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो फंसेगा कौन? पार्टनर्स फंसेंगे। लेकिन कंपनी के पास खुद की एक पहचान होती है। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द कंपनी। इस केस में मेंबर्स नहीं फंसते, क्योंकि मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। मेंबर्स जो काम करेंगे, मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल। कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी लोन ले रही है, तो चुकाएगा कौन? कंपनी। ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में। लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर लोन ले रही है तो चुकाएगा कौन? पार्टनर्स। अलग अलग है वो। आ रहा है समझ में? और यू वांट मी टू रिपीट? लास्ट बॉय, श्योर? व्हाट्स योर नेम? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स जो भी काम करते हैं ना, फर्म के एजेंट बन के करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी, शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते। सो मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहीं भी आपने ये पढ़ा कि पार्टनर्स फर्म में, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मेंबर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स नेचुरल पर्सन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और कंपनी भी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। तो कंपनी के मेंबर्स ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर बाकी पार्टनर से पूछे बिना नहीं कर सकते अपना शेयर ट्रांसफर। मैं, जतिन, तान्या, अंकित, 4 पार्टनर्स की बन गई एक पार्टनरशिप फर्म। मैं अपना शेयर जतिन को ट्रांसफर करके छोड़ना चाहती हूँ ये पार्टनरशिप फर्म। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ बिना तान्या और अंकित से पूछे? नहीं कर सकती। सब पार्टनर्स के कंसेंट से ही सब काम होता है। लेकिन क्या कंपनी में एक मेंबर अपना शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकता है? शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ कंपनी। फीचर है ये कंपनी का, पढ़ा था अभी अभी। अभी एक और चीज हमने पढ़ ली है कि कंपनी के शेयर्स किसके अकॉर्डिंग्स में ट्रांसफर होंगे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स चुप है अगर? टेबल एफ। टेबल एफ में भी कुछ नहीं है अगर? तो आर्टिकल्स नहीं बेटा, लॉ रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग्स में। आगे, क्या पार्टनरशिप के पास परपेचुअल सक्सेशन का फीचर होता है कि पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट द पार्टनरशिप गोज ऑन फॉरएवर? क्या ये पढ़ा है कभी? नहीं। बट ये कहां पे पढ़ा है आपने? कंपनी में। मेंबर्स कम, मेंबर्स गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। नया मेंबर आ जाता है, अपना शेयर छोड़ के चला जाता है, डेथ हो जाती है, शेयर ट्रांसफर कर देता है, इससे कंपनी बंद नहीं हो जाती। कंपनी बंद कैसे होती है? लॉ से। कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर ऑडिटेड बाय द डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी से। जो अकाउंट्स होते हैं हमारे फर्म के, एज इन द बैलेंस शीट, जो पूरे आपके अकाउंट्स बना रहे हो आप, फाइनल अकाउंट्स, दे आर ऑडिटेड एट द डिस्क्रिशन। अगर पार्टनर्स चाहे तो ऑडिटिंग करा लेंगे, पार्टनर्स नहीं चाह रहे तो ऑडिटिंग नहीं होगी। लेकिन कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपल्सरी है। हर साल हम ऑडिट कराते हैं, हर साल हम एनुअल फाइलिंग करते हैं। जो सीए रहते हैं, जो लास्ट के मंथ से हमारे ईयर के, उसमें बिजी रहते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एनुअल फाइलिंग कर रहे होते हैं। सीएस भी बिजी रहते हैं एनुअल फाइलिंग करने के लिए। पार्टनरशिप फर्म ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। ये पढ़ा था हमने पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप कैसे बनती है? अग्रीमेंट से बनती है, पार्टनरशिप डीड से बनती है। सब चीजें कहां लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में। लेकिन क्या कोई अग्रीमेंट होता है मेंबर्स का कंपनी के साथ? ऐसा कोई कुछ चीज नहीं होती।
कंपनी कैसे बनती है? लॉ से क्रिएट हुई है। कौन सा लॉ? वेरी गुड, कंपनी लॉ। और बंद भी कैसे होगी? लॉ से होगी। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनी? अग्रीमेंट से बनी। खत्म कैसे होगी? अग्रीमेंट से होगी। अग्रीमेंट मतलब सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे अगर। तो क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का? थोड़ा थोड़ा या एकदम क्लियरली? ग्रेट। अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको आप बोलते हो HUF, एंड कंपनी के बीच में। बिकॉज आप कंपनी की चीजें अभी पढ़ना शुरू हुए हो, जब तक आप दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से इनको डिफरेंशिएट नहीं करके पढ़ोगे, तब तक आपको अभी सिर्फ चीजें भूलती जाएंगी कंपनी के बारे में जो भी पढ़ा। ये पढ़ने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाती है। HUF एक ऐसा फैमिली बिजनेस होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, हम सब भाई बहन हैं। हम सब क्या है? भाई बहन है, ब्लड रिलेशन है हमारा। तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? HUF स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या स्टार्ट कर देंगे? HUF। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका नाम क्या होगा? यहाँ पे कर्ता। और जो बाकी फैमिली मेंबर्स होंगे उनका नाम क्या होगा? को पार्टनर्स। क्या होगा? को पार्टनर्स। सो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिनके जो मेंबर्स होंगे ना वो होमोजीनियस यानी कि सेम होते हैं, सेम, सिमिलर, क्योंकि एक ही फैमिली के पर्सन्स हैं, सब सेम है, सबका ब्लड रिलेशंस होता है। लेकिन क्या ऐसा कंपनी में है? सारे मेंबर्स एक दूसरे के भाई बहन हैं, जानते भी नहीं एक दूसरे को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कितने सारे मल्टीपल शेयर होल्डर्स होंगे, फॉरेन के भी हो सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो सिमिलर हैं? क्या वो एक फैमिली के हैं? नहीं। तो जो अलग अलग होते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेट्रोजीनियस। चलो जी आगे पढ़ते हैं। तो एक डिफरेंस समझ में आया, जो मेंबर्स होंगे HUF के वो होमोजीनियस होंगे और जो मेंबर्स होंगे कंपनी के वो हेट्रोजीनियस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, HUF में जो सबसे ज्यादा सीनियर पर्सन होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो होता है कर्ता। सारी की सारी लाइबिलिटीज और सारी की सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन पर्सन निभाता है? कर्ता। क्लाइंट से मिलना है, लोन लेना है, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना है, कौन जाएगा? कर्ता जाएगा। ही हैज द सोल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। उधार लेना है कहीं से, कौन जाएगा? किसके नाम पे लेंगे? कर्ता के नाम पे। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम कंपनी में नहीं होता। कंपनी को जो लोन लेना है, जो भी करना है, कंपनी खुद से करती है। अ पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ HUF जैसे ही उसका बर्थ हो जाता है। बाय वर्च्यू मीन्स बाय रीजन ऑफ हिज बर्थ। जैसे ही एक पर्सन का बर्थ हुआ बन जाता है वो मेंबर इन हिज HUF बिजनेस। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन कंपनी में नहीं होता कि बर्थ हुआ और आप कंपनी में मेंबर बन गए। आपको प्रॉपरली शेयर खरीदना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। HUF को रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। HUF के लॉ के अंदर आपको इसको रजिस्टर कराने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंपनी को रजिस्टर कराना कंपल्सरी होता है। बिना रजिस्टर कराए कंपनी की कोई पहचान, कोई वजूद नहीं होता है। क्या आप लोगों को CSET में जो हमने LLP पढ़ा था आपको याद है? एक नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट आया था LLP का। डिटेल में आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट में? SBEC में। HUF को भी और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ 2-4 पॉइंट्स पढ़े हैं, पूरा डिटेल में आपको कौन पढ़ाएगा? पंकज सर पढ़ाएंगे। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन LLP एंड अ कंपनी। अच्छा पहले एक बैकग्राउंड सुन लो, ये क्यों सामने आया और ये है क्या LLP? LLP की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और कंपनी तो हमें पता ही है, कंपनी आता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर और LLP आता है LLP एक्ट 2008 के अंदर। दोनों के अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं। जो भी लॉज फॉलो करेंगे अपने अपने लॉज, अपने अपने एक्ट की फॉलो करेंगे, ठीक है जी। अब LLP क्यों सामने आया? अभी अभी हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, उसका एक अलग से लॉ है। 2 अलग अलग लॉज चलते हैं, एक मिताक्षरा है और एक और 2 लॉज चलते हैं। उनके लॉज के अंदर वो रजिस्टर करवाना है, अगर तो करा सकते हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी।
देखो एलएलपी क्यों सामने आया? एलएलपी जो है ना एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ही है। पीछे क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप। लेकिन कुछ कंपनी के अच्छे गुण लेते हुए इसका नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि ऐसी पार्टनरशिप जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी भी कितनी होगी? लिमिटेड। बट अदरवाइज पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती कितनी है? अनलिमिटेड। इसीलिए बहुत लोग दूर भागते थे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से। अभी आपके सामने एक नया लॉ आया है, एक नया एक्ट बोल सकते हो, एलएलपी एक्ट 2008। यहां पे एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस आपके सामने आया है जहां पे कुछ गुण इसने पार्टनरशिप के उठाए हैं और कुछ गुण इसने कंपनी के उठा लिए। ठीक है, सो आप ऑल एंड ऑल ये बोल सकते हो कि एलएलपी एक मिक्सचर है, हाइब्रिड है, किन दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का? कंपनी का और पार्टनरशिप का। ठीक है जी, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है, यानी कि एक अलग नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कुछ लोग कंपनी खोल लेते हैं, कुछ लोग सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं, कुछ एचयूएफ में चले जाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, कंपनीज भी अलग अलग तरह की है, स्मॉल कंपनी, देन बिग कंपनी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनीज। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसके बाद वी हैव सो मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल। वन पर्सन कंपनी भी खोल सकते हो आप, दैट्स ऑल्सो न्यू कॉन्सेप्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने लेकर आए। तो इसीलिए ऐसे इतने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बीच में हमारे पास एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस भी है। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बिजनेस और दूसरा कौन सा है? कंपनीज। दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी का कौन सा अच्छे वाला फीचर ले लिया इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ने? लिमिटेड लायबिलिटी होने का। तो किसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी यहाँ पे? पार्टनर्स की। एंड पार्टनरशिप से क्या अच्छा गुण लिया इन्होंने? फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि अग्रीमेंट बनाने का। हम भी पार्टनरशिप की तरह पार्टनर्स जो एलएलपी के हैं वो अग्रीमेंट बना के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, और इट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो, फ्लेक्सिबल है। LLP can continue its existence irrespective of changes in partners, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन का जो फीचर है LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस के पास भी है। क्या ये फीचर पार्टनरशिप के पास था? नहीं था। इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। LLP भी कंपनी की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, यानी कि इसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है। होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, जैसे कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, होल्ड कर सकती है, बेच सकती है, वैसे LLP भी कर सकती है। ये सारे के सारे फीचर LLP के पास भी कौन से फीचर से आए हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर से। ठीक है। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर जो भी करेंगे उसके लिए LLP रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये फीचर भी कहां से मिल गया है? कंपनी से मिल गया है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विद इन द LLP आर गवर्न्ड बाय अग्रीमेंट। ये फीचर इसको कहां से मिला है? पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप भी अग्रीमेंट से बना है, तो आप LLP भी अग्रीमेंट से बना सकते हो। लेकिन LLP को कौन सा फीचर मिल जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का भी फीचर मिल जाता है। LLP कंटेन्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म का, दोनों का मिक्सचर है LLP। सो आप क्या बोल सकते हो? LLP हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम बोलते हैं मिक्सचर। किन दोनों का? पार्टनरशिप का और कंपनी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? The difference between LLP and company lies in the internal governance structure of company is regulated by Companies Act। और LLP को कौन गवर्न कर रहा है? हाँ है तो है, पर इसका खुद का एक्ट है, LLP एक्ट 2008। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको, LLP में और कंपनी में। LLP जो है उसको LLP एक्ट 2008 चलाता है। कौन गवर्न कर रहा है? उसका खुद का एक्ट। और कंपनी किसके अंडर बनाई है? स्टैट्यूट, यानी कि अपना एक एक्ट है उसका, कंपनीज एक्ट 2013। तो समझ में आया? LLP एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे गुण ले लिए हैं पार्टनरशिप के और कंपनी के। और कंपनी और LLP में क्या डिफरेंस हो गया?
दोनों के अपने अपने सेपरेट एक्ट्स हैं जिनके अंडर ये गवर्न हो जाते हैं। एक और चीज, द मैनेजमेंट ओनरशिप डिवाइड इनहेरेंट इन अ कंपनी इज नॉट देयर इन एलएलपी। अच्छा, एलएलपी में कंपनी में हमने ये पढ़ा था ना सेपरेट मैनेजमेंट होने का फीचर, कि कंपनी के, ध्यान रखना प्लीज, कंपनी को माइंड में लेकर आना, कंपनी की मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप अलग होती है। जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो कौन है? डायरेक्टर्स। और कंपनी को जो ओन कर रहे हैं वो कौन है? शेयर होल्डर्स। दोनों अलग है, कुछ मिसमैच नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई भी फीचर एलएलपी में नहीं होता। ये सेकंड डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है। एक और डिफरेंस, एलएलपी हैज लेसर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू कंपनी। जिन्होंने बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस खोलना है ना, वो कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, और जिन्होंने फिर भी थोड़ा छोटे मीडियम लेवल पे बिजनेस करना है कम कंप्लायंसेस के साथ, वो एलएलपी करते हैं। तो 3 डिफरेंस आपको पता चल गए। पहला डिफरेंस, अपनी खुद की दोनों के पास एक्ट्स हैं। दूसरा डिफरेंस, कंपनी के लिए ज्यादा कंप्लायंसेस है, ज्यादा लॉज को फॉलो करना पड़ता है, और एलएलपी के लिए लेसर कंप्लायंस है। तीसरा डिफरेंस, मैनेजमेंट और ओनरशिप का सेपरेशन होता है कंपनी में, और मैनेजमेंट और ओनरशिप का सेपरेशन नहीं होता एलएलपी में। अभी हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कंपनी को भी पढ़ लिया, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से भी डिफरेंशिएट करके पढ़ लिया कंपनी को, और ज्यादा क्लैरिटी आ गई है। आज की क्लास में और हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज को कंप्लीट करेंगे, और इससे नेक्स्ट क्लास में जो बच जाएगा वो हमारे केस लॉज रह जाएंगे। केस लॉज इसीलिए मैंने अभी 2 छुड़वाए हुए हैं जो मेजर केस लॉज हैं, जो पेपर में आने के चांसेस हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, और एक और केस लॉ है वो भी हमारा एक पेंडिंग है। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लास्ट क्लास में करने वाले हैं। आज जो बची है हमारा अभी सेशन, हम टाइप्स ऑफ कंपनीज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक टाइप ऑफ कंपनी तो आप पढ़ ही चुके हो, ऑन द बेसिस ऑफ बताइए फटाफट, लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी गाइस, वी हैड 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। कौन कौन सी कंपनीज होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनी। क्या आपको अभी दोबारा से इसका एक रिवीजन चाहिए या हो चुका है ये क्लियर? श्योर एवरीवन? किसी एक बच्चे को भी लग रहा है क्या रिपीट होना चाहिए? श्योर? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, हम जब कंपनी के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरीज से पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अब अगेन हमारे पास 2 तरह की कंपनी है, एंड दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक और मैं यहां पे ऐड कर लेती हूं ओपीसी, एक और मैं यहां पे ऐड कर लेती हूं ओपीसी, यस। On the basis of members, we have 3 types of companies, and these are the basic types of companies: public, private, and one-person company. Let's have a look on all these companies in detail. सबसे पहले अगेन मैं जो सेक्शंस हैं उन पे फोकस करने वाली हूं। मैं बार बार अपनी क्लास में सेक्शंस बोलूंगी कि आपको यहीं पे रट जाएंगे सेक्शंस। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68। जब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं हम, दोबारा से मैं बता देती हूँ ये चीज, जब सेक्शन 2 आप कोई भी पढ़ रहे हो ना कंपनीज एक्ट का, वो होता है डेफिनेशंस का सेक्शन। क्या होता है? डेफिनेशंस का सेक्शन। तो ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो? डेफिनेशन का सेक्शन है। सेक्शन 2 का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं इसको हम। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे जाके 68 नंबर पे जब हम आए तो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अब सेक्शन 2 की बात खत्म हो गई। सेक्शन 2 के अलावा कोई भी और सेक्शन पढ़ लो, 1 पढ़ लो, 3 4 5 6 7 8, सेक्शन 351 470, जो भी सेक्शंस होंगे उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल सेक्शन 351 है, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। ओके, इनको क्या बोलोगे? क्लॉज बोलोगे? नहीं, इनको सब सेक्शन बोलोगे। लेकिन सेक्शन 2 के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन होता है और उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? मैं आपको कंपनी लॉ रीड करना सिखा रही हूं सबसे पहले इनिशियल डेज में। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन सेक्शन है। पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है।
प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? जितना प्रिस्क्राइब। ये एज में प्रिस्क्राइब से कुछ याद आया? क्या होता है ये? रूल्स होते हैं। एज में प्रिस्क्राइब कहीं पे भी पढ़ोगे तो क्या होगा? रूल्स होगा। ठीक है। सो आप अगर एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर रहे हैं तो कुछ पैसा लगेगा कंपनी ओपन करने के लिए। कितना पैसा लग सकता है? कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लगेगा? जितना प्रिस्क्राइब। कहां पे प्रिस्क्राइब्ड होगा? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है ना कि प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए कितने पैसे से आपको ओपन करनी है। इसमें एक ट्विस्ट है, अभी हम डिस्कस करेंगे। उतने पैसे से आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है। प्राइवेट कंपनी के हमें आर्टिकल्स खोलने पड़ते हैं। क्या खोलने पड़ेंगे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम बोलते हैं कंपनी का खुद का रूल बुक। जो मैं एक कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड, मैंने अपनी कंपनी खुद चलाने के लिए जो खुद के लिए रूल्स बनाए हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रूल बुक। उसको हम क्या बोलेंगे लीगल टर्म्स में? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी पता लगानी है, खोलो उसके आर्टिकल्स। उसके आर्टिकल्स में अगर आपको ये 3 पॉइंट्स मिल गए तो वो प्राइवेट कंपनी है। अगर ये 3 पॉइंट्स नहीं मिले तो वो पब्लिक कंपनी है। तो कौन से हैं वो 3 पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट कंपनी में ये 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो आप। पहली रिस्ट्रिक्शन, शेयर ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर इजीली होने नहीं देती। शेयर्स का नेचर क्या है बेटा? इजीली ट्रांसफर होना। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इट कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, शेयर कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर तो ट्रांसफर होगा प्लस कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगा। कैसी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है मैम, प्लीज एक्सप्लेन। तो रिस्ट्रिक्शन ऐसी कि अगर एक मेंबर को प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लो। यानी कि एक बोर्ड रेजोल्यूशन होता है डिसीजन बोर्ड का, तो एक बोर्ड का डिसीजन पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा, तभी शेयर ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। पॉइंट 1 क्लियर। रिस्ट्रिक्शन होती है किस पे? शेयर ट्रांसफर होने पे। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने? 2 और मैक्सिमम 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स कंपनी में नहीं होते। मेंबर्स आज इन जिनके पास शेयर्स हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। और पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट। 200, 300, 400, 1000, 1 लाख, कितने भी हो पब्लिक कंपनी में। तीसरा पॉइंट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है एकदम ही मना किया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन में तो कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आप कर सकते थे चीज, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा के शेयर ट्रांसफर कर लिए। लेकिन प्रोहिबिशन का मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कहीं बोर्ड लगा हुआ है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, कर ही नहीं सकते, किया तो फिर पनिशमेंट है। ये चीज तो कभी भी नहीं कर सकते। क्या चीज नहीं कर सकते? कभी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ पब्लिक हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हमसे ले लो। कभी आप बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते। तो लास्ट क्लास में याद है हमने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट तो है शेयर्स इशू करने के लिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको देख के लोग रेडी हो जाते हैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। तो क्या प्राइवेट कंपनी बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करती है? क्यों नहीं करती? क्योंकि एडवर्टीजमेंट करती नहीं, लोगों को बुलाती ही नहीं हमारे शेयर सब्सक्राइब करो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मैम फिर ये शेयर्स देती कैसे है जब लोगों को तो बुला नहीं रही है, एडवर्टीजमेंट कर नहीं रही? शेयर्स कैसे इशू करेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट? आसपास के जान पहचान के लोगों से बैठ के मीटिंग करते हैं, कन्विंस करते हैं और उनको शेयर्स इशू करते हैं। ऐसे बड़े लेवल पे जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट्स नहीं करती प्राइवेट कंपनी, इसीलिए नंबर ऑफ मेंबर्स भी सिर्फ 200 ही होते हैं। क्लियर हो रही हैं चीजें आपको? ठीक है। अच्छा, मूवीज में जाते हैं हम लोग। ठीक है, मूवीज में क्या आप फॉर एग्जाम्पल थिएटर में जा रहे हैं तो क्या अपनी जेब में बर्गर्स पिज्जाज ठूस के जा सकते हो अंदर? नहीं जा सकते। क्यों नहीं? प्रोहिबिटेड है, मना है।
अगर आपको जो भी खरीदना है तो वहीं से खरीदना पड़ता है, जब ब्रेक होता है तभी आप ले सकते हैं, ठीक है। अलाउड है नहीं, तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करने के लिए बोर्ड लगा होता है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन सर्टेन एरियाज, तो वो भी प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मीन्स किसी भी हालत में आप वो चीज कर ही नहीं सकते, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वो चीज कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड है कुछ टाइम के लिए मे बी, राइट। तो ये हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या होती है प्राइवेट कंपनी? एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होगा, पेड अप शेयर कैपिटल जितना बताया गया है कंपनीज एक्ट में उतना होगा, ठीक है। जिसके आर्टिकल्स खोलेंगे तो 3 पॉइंट्स दिखेंगे। पहला, रिस्ट्रिक्शन मिलेगी शेयर ट्रांसफर करने की। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। तीसरा, प्रोहिबिशन किस चीज पे? शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इनवाइट नहीं करती पब्लिक को। अभी ये जो 200 की बार बार आप लिमिट पढ़ रहे हो कि 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स, तो कैलकुलेट करना सीखते हैं कि 200 की लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन कौन वो पर्सन्स होंगे जो ये 200 की लिमिट में आएंगे। अब विराट कोहली का नाम सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना? कौन है? कौन है? क्रिकेटर है, ओके। अनुष्का का नाम सुना है आपने? कौन है? अब ये दोनों क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है। क्या ये दोनों मिलके XYZ प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। तो विराट कोहली ने बोला ठीक है, मैं 5 शेयर्स लेता हूं, और अनुष्का ने कितने लिए? 7 शेयर्स ले लिए। टोटल कितना? 12 शेयर्स ले लिए। पर्सन्स कितने हैं जो शेयर्स ले रहे हैं? 2 पर्सन्स हैं। लेकिन ये दोनों, ये जो 12 रुपए के शेयर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए का एक शेयर है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, 1 रुपए का एक शेयर है, 5 शेयर्स किसने लिए? 1 शेयर ऑफ ₹1 ईच। बिल्कुल शेयर का वैल्यू गिरा दिया फॉर एग्जाम्पल हमने, सस्ते शेयर्स हैं, ठीक है। 5 शेयर्स ले लिए विराट कोहली ने और 7 शेयर्स ले लिए अनुष्का शर्मा ने। आप अपने एग्जाम्पल्स में वैल्यू बढ़ा सकते हो, 100 रुपए का एक शेयर रख लेना, ठीक है। तो 500 विराट के हो गए और 700 किसके हो गए? अनुष्का शर्मा के। तो 1200 उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है जी। अब लेकिन पर्सन्स तो 2 अलग अलग हैं, तो क्या इन दोनों पर्सन्स को जिन्होंने ज्वाइंटली मिलके शेयर लिए हैं, 1200 की शेयर्स पे मिलके आधा आधा पे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पे कर रहे हैं, 500 उसने पे कर दिया और 700 दूसरे ने पे कर दिए, तो क्या हम इनको 200 की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग पर्सन्स मानेंगे? आप इनको ज्वाइंटली जो पर्सन शेयर ले रहे हैं उनको सिंगल मेंबर ही ट्रीट करेंगे। तो मेंबर रजिस्टर में किसका नाम शो होगा? अनुष्का का या विराट का? ऐसा नहीं होता, जो आपस में वो अग्रीमेंट करेंगे उनका नाम मेंशन कर दिया जाएगा और दूसरे का नाम ब्रैकेट में नीचे लिखा जाएगा कि इस पर्सन ने ऊपर वाले पर्सन के साथ ज्वाइंटली शेयर ले लिया है, ठीक है जी। तो आप अगर जो अलग अलग पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स ज्वाइंटली शेयर ले रहे हैं तो उनको आप सिंगल मेंबर ही ट्रीट करेंगे। ये रूल है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए। पहला रूल समझ में आया। नेक्स्ट, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज की बात करते हैं। हमारी कंपनी ले लो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है? इट्स अ कंपनी। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग कंपनी? यस, इट्स अ बिग कंपनी, इट्स अ वेरी बिग कंपनी। काफी टाइम भी हो गया फ्लिपकार्ट को। कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे? अरे हजारों एम्प्लॉयज होंगे फ्लिपकार्ट में। क्या ऐसा भी एम्प्लॉयज भी शेयर्स दे सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 500 एम्प्लॉयज ने शेयर्स ले लिए तो मेंबर्स कितने हो गए? 500। ये 200 की लिमिट तोड़ के आप क्रॉस करके पता नहीं कहां पहुंच गए, तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी। इसीलिए बेटा, जो एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं उनको छूट है यहां पे प्राइवेट कंपनी में लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। एम्प्लॉयज को हम शेयर्स जरूर देते हैं, उनको उनके राइट्स अवेलेबल कराने के लिए, हाँ जी, हम एम्प्लॉयज को भी शेयर्स दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में असली मेंबर्स कैलकुलेट किनको करोगे? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जिनको शेयर्स आपने दिए हैं ना 200 की लिमिट में, सिर्फ वो ही आएंगे जो आपकी कंपनी के प्रेजेंट आज की डेट में एम्प्लॉयज हैं और उनके पास शेयर्स भी हैं।
उनको माइनस कर देना ये 200 की लिमिट से, उनको इंक्लूड नहीं करना। माइनस बोले तो इंक्लूड मत करना, क्योंकि ऐसे तो हमारी लिमिट क्रॉस हो जाएगी 200 की। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास्ट एम्प्लॉयज थे, यानी कि 2 साल पहले हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज थे, और जब वो एम्प्लॉयज थे तब वो मेंबर भी थे, यानी कि 2 साल पहले एम्प्लॉय भी था और हमारी कंपनी का शेयर भी लिया हुआ था। आज के डेट में वो हमारा पास्ट एम्प्लॉय है, यानी कि कंपनी छोड़ के जा चुका है, लेकिन मेंबरशिप आज भी कंटिन्यू कर रहा है, शेयर आज भी है उसके पास, लेकिन एम्प्लॉय नहीं रहा, वो पास्ट एम्प्लॉय हो चुका है। शेयर तो है ना, 200 की लिमिट में लोगे इनको, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों को ये 200 की लिमिट कैलकुलेट करते हुए आप इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। और जो 2 अलग अलग पर्सन्स ज्वाइंटली मिलकर शेयर ले रहे हैं, उनको कैसा ट्रीट करोगे? सिंगल मेंबर। ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आई? थोड़ी बहुत, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड, यही चाहिए था। अब साथ साथ हम अमेंडमेंट्स भी कवर करेंगे। वापस चलते हैं इस वाली स्लाइड के ऊपर। ये वाली लाइन याद है आपको? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जितनी होगी, जितना बताया जाएगा कंपनीज एक्ट में, उतने अमाउंट से उतना पैसा लगा के आप प्राइवेट कंपनी ओपन करते हो। तो आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कितना पैसा लगा के आप कंपनी ओपन करोगे, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। हम कहते हैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड मतलब जितना बताया गया है। कहां बताया गया है? कंपनीज एक्ट में बताया गया है। तो कंपनीज एक्ट अगर हमने ओपन करा आज की डेट में, तो अमेंडमेंट आ चुकी है। आज की डेट में तो कोई लिमिट है ही नहीं। पहले के टाइम में जरूर होती थी, प्राइवेट कंपनी ओपन करनी थी तो 1 लाख रुपए लगाने पड़ते थे। आज वो लिमिट हट चुके हैं। आप 10,000 के अमाउंट से भी प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हो, बिना किसी अमाउंट के भी आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हो, बिकॉज लॉ बोलता है कोई लिमिट है ही नहीं, तो ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, ये अमेंडमेंट आ चुकी है। तो एज में प्रिस्क्राइब्ड में देयर विल बी नो लिमिट। और ये जो नो लिमिट वाली एग्जेम्पशन है ना, ये हमारी सेक्शन 8 वाली कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी? जो चैरिटेबल पर्पस के लिए हमने बना दी है। क्या इनको भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करनी? हाँ जी, नहीं करनी। लेकिन अगर आपने एक ऐसी सेक्शन 8 कंपनी बना दी है जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल ही नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, जिसने अपनी एनुअल रिटर्न को भरा ही नहीं, और जिसने कंपनीज एक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी डिटेल्स जाती हैं, उनको नहीं फाइल किया, तो क्या इनको मिनिमम शेयर कैपिटल वाली एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। गलती करोगे तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप सेक्शन 8 कंपनी ही क्यों ना हो। क्लियर हो गया? श्योर। आगे चलते हैं। अभी बचा क्या? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? प्राइवेट कंपनी। सो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है, पहला पॉइंट बहुत इजी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जिसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं उसके आर्टिकल्स में। शेयर शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, और इन्विटेशन नहीं भेजते, उस पर प्रोहिबिशन है शेयर्स के लिए। दूसरा, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी जितना प्रिस्क्राइब किया गया है, और कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, देयर इज नो लिमिट। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, देयर इज नो लिमिट ऑन द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये वाला पॉइंट हम अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब हम सब्सिडरी कंपनी अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको भी होल्ड पे डालते हैं। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी आप सीएसीटी में पढ़ चुके हो मेरे से, लेकिन मेरे कुछ अभी बहुत बाहर के स्टूडेंट्स भी हैं, और मे बी जो ये लेक्चर देख रहे होंगे वीडियो के थ्रू, तो और भी कुछ ऐसे लोग होंगे तो उनके लिए भी रिवीजन होगा। और जितने बच्चे अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरे से पढ़ रहे हैं, तो और डिटेल चीजें अभी जान रहे हैं। वहां पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट में की थी चीजें, क्योंकि सिलेबस में उतना ही कवर्ड था। आगे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी खत्म कर लिए 3 टाइप की कंपनीज, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स खत्म कर ली 3 टाइप की कंपनीज। एक अभी रहती है ओपीसी, प्राइवेट कर ली, पब्लिक कर ली, ओपीसी भी अभी कर लेंगे।
नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स की लिस्टिंग के हिसाब से अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। सो देखते हैं इनके कौन कौन से सेक्शंस हैं। अच्छा, पब्लिक कंपनी का भी सेक्शन आप, अच्छा मैं अभी लिखवा दूंगी इसका। नेक्स्ट आ गया लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 52। सेक्शन सॉरी, लिस्टेड कंपनी बेटा एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स कहां पे लिस्टेड होंगे, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। ये है एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये है हमारी कंपनी जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी हुई? क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स RSC यानी कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है? ओनली पब्लिक कंपनीज कैन गेट देयर शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और ये रहे मेरे शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर्स को शेयर खरीदने हैं लिस्टेड कंपनी के, तो वो कहां पे अप्रोच करेंगे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अब उनको डायरेक्टली कंपनी में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स की करा दी है लिस्टिंग कहां पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम बन गया, एक माध्यम बन गया, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का एक माध्यम बन गया, मीडियम, मीडिएटर। अब मेंबर्स को अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो RSC में आएगी, और कंपनी को भी अगर शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने हैं तो वो कहां पे लिस्ट करा देगी? लिस्ट मींस अपनी शेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन आपने RSC को दे दी। अब RSC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुइंग शेयर्स टू दी शेयर होल्डर्स। अब ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? एक सेकेंड, ये दोनों का मीडियम है। कौन से दो सबसे मेजर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के? NSE एंड BSE। NSE stands for National Stock Exchange, प्लीज राइट डाउन अगर आपको नहीं पता। एंड BSE stands for Bombay Stock Exchange। जिसको नहीं पता वो लिख सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इनको रिकॉग्नाइजेशन किसने दी? इन स्टॉक एक्सचेंज को, पहले तो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है। रिकॉग्नाइज्ड किसने बनाया इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए। रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए जब आप एप्लीकेशन देते हैं CG को, तो वो प्रॉपरली चेक करती है कि क्या आप वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं रिकॉग्नाइज बनने के लिए। जब CG इस बात के लिए एकदम अच्छे से श्योर हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो आप एक ऑर्डर पास करता है आपकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। उस ऑर्डर से आपको पता चल जाता है, उस ऑर्डर की कॉपी में लिखा होता है कि अब CG सेटिस्फाई है और आपको रिकॉग्नाइज बना दिया गया है। तो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही अगर लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी है। किसी नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा रही है, जो हम कराते ही रहते हैं, तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं होती है। एंड व्हाट इज अनलिस्टेड कंपनी? जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज तो छोड़ो, किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है। कौन, किस चीज का? RSC क्यों करेगी? RSC में तो बस लिस्टिंग करा दी ना अपनी, कंपनी विल डिसाइड। ठीक है, और वो फोर्सेस के हिसाब से होता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से होता है। ठीक है, जिससे अभी शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो कुछ टाइम में चेंज हो सकता है, ऊपर चला जाता है। तो एक बेसिक प्राइस तो ऑब्वियसली आप ही सेट करोगे बिकॉज यू आर इशुइंग शेयर्स। ठीक है, RSC तो बस एक मीडियम है। इस RSC में फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नहीं मल्टीपल कंपनीज ने अपनी लिस्टिंग कराई हुई है। ठीक है, तो अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं RSC के पास जा रही हूं, मेरे को मिलेंगे ऑप्शंस मल्टीपल कंपनीज का, जिसका मुझे पसंद आएगा आई विल बाय द शेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने शेयर्स लिस्ट करा दिए किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और अनलिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट नहीं कराए गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट में से पढ़ लिया जो इंडिविजुअल डेमोज दिए थे जिन्होंने। सो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, कंट्रोल बोले तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस,
कंट्रोल बोले तो गवर्नमेंट के कितने शेयर्स हैं आपकी कंपनी में. इस बेसिस पे अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. On the basis of government control, again we have two types of company, government company and non-government company. Government company का section 2 clause 45, section 2 clause 45 कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपकी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी हो जिसका नाम है PQR लिमिटेड. बेटा पब्लिक है या प्राइवेट है? वेरी गुड, आप समझ चुके हैं आप लोग. इट्स अ लिमिटेड और यू कैन से इट्स अ पब्लिक कंपनी. मैं गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाऊंगी? अभी तो मैं कौन हूं? पब्लिक कंपनी हूं. मैं गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाऊंगी? सुनो मुझे, सुनो, आई नो आपको सब कुछ आता है, सुनना पड़ेगा आपको मुझे. देखो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक पब्लिक कंपनी के अंदर जब शेयर्स इशू हो रहे हैं तो इस कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स ले लिए हैं. अरे कितने शेयर्स ले लिए हैं? टोटल मिला के कम से कम, यानी कि नॉट लेस देन 51% शेयर्स. 51% से आधा पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए. तो ये वाली कंपनी अब क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी. मेरी कंपनी में, मैं PQR लिमिटेड हूं, मेरी कंपनी में या तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स ले लिए तो मैं कौन सी हो गई? गवर्नमेंट कंपनी. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे यहां पे लगा होता है और पॉइंट. क्या लगा हुआ है? और. कंपनी लॉ को या किसी भी लॉ को ना बहुत ही शांति से पढ़ना होता है. ये कॉमा का क्या मतलब है और का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में अगर आपने समझ लिया तो लॉ इज रियली इजी फॉर यू गाइस. ठीक है, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% ले लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट ने. स्टेट गवर्नमेंट कौन सी कौन सी कौन सी? हरियाणा ले लो, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी देश की एक ही है. इन दोनों ने मिलके कितने ले लिए? 51%. या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट ने या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मिलकर 51% ले लिए. तो तीन ऑप्शंस हैं. ऐसा होने के बाद PQR क्या कहलाई जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी. और नॉन गवर्नमेंट कंपनी जहां पे किसी भी गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी शेयर है आपकी कंपनी के अंदर. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जहां ईदर ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे स्टेट सेंट्रल कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, इतना भी शेयर गवर्नमेंट का नहीं है आपकी कंपनी में, तो आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी. एग्जाम्पल ऑलरेडी आप बहुत बच्चों ने किया हुआ है. सो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ये कर रहे हैं, एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सी कंपनी है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो. इट्स अ पब्लिक कंपनी. ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे 25% शेयर होल्डिंग. इसका आंसर पता है कौन देगा? आर न्यू स्टूडेंट शान, यू विल गिव मी द आंसर. पब्लिक का ये एक ऐसी पब्लिक कंपनी है एक्स इंडस्ट्रीज जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा कितना शेयर ले लिया? 25%. कितना ले लिया? 25%. 10% किसने ले लिया? बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कितना ले लिया? 10. टोटल कितना हो गया? 35. ग्रेट. लास्ट बचा 15%. 15% ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके राजस्थान, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कितना ले लिया? 15%. टोटल करो 35 प्लस 15, 50%. तो शान विल ओनली टेल मी कि क्या अब एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी बनी? रीजन? वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम एवरीवन. करेक्ट आंसर. यानी कि कम से कम एटलीस्ट 51% तो होना ही चाहिए. यहां पे 51% कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बेटा 50.99 भी अगर होगा ना तब भी ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी. पूरा का पूरा 51% होना चाहिए. 52, 3, 4, 5, 6 आगे चलेगा. ठीक है जी, आगे चले. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल क्या होता है? अगेन
यहाँ किसी और चीज का कंट्रोल होगा, अभी गवर्नमेंट कंट्रोल पड़ा. सो अभी नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. आप लोगों ने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. कहां पे पढ़ा हुआ है? CSET में. तो अभी हम क्विकली इसको निकाल सकते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर है होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन. होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको पहले क्या पढ़नी पड़ेगी? सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन. सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, एक बार बुक रीडिंग जरूर लेंगे हम. क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज. एच लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है इन रिलेशन टू अदर कंपनीज, वन और मोर अदर कंपनीज. एक एस लिमिटेड है और एक SG लिमिटेड है. इन दोनों कंपनीज के रिलेशन में एच लिमिटेड कौन सी कंपनी है? कहते हैं ये एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरीज. यानी कि एच लिमिटेड का रिलेशन देखो अगर आप एस लिमिटेड और SG लिमिटेड से, तो इन दोनों का रिलेशन पता है क्या है? वो वाली होल्डिंग है और बाकी दोनों इसकी सब्सिडरी है. तो अभी भी क्लियर नहीं होता है ये पढ़ के कि सब्सिडरी और होल्डिंग है क्या. डिटेल में पढ़ने के लिए हम सब्सिडरी कंपनी को पढ़ेंगे. जैसे कि पब्लिक कंपनी पढ़ के आपको समझ नहीं आया था, आपको प्राइवेट कंपनी पढ़नी पड़े, वैसे ही सब्सिडरी कंपनी पढ़नी पड़ेगी, तभी होल्डिंग कंपनी समझ में आती है. सो सेक्शन 2 क्लॉज 87, बार बार मैं बोलती हूं ताकि आपको पता चले कि सेक्शन 2 के अंदर जो होता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं और दूसरे सेक्शंस में जो होता है उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 87 ये बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट. इस बार सब्सिडरी कंपनी का एच लिमिटेड कंपनी से रिलेशन देखोगे. कहते हैं सब्सिडरी कंपनी, जहां पे सर्कल लगा रही हूं उसको देखो. सब्सिडरी कंपनीज ऐसी कंपनीज है जहां पे होल्डिंग कंपनी ने कुछ कंट्रोल किया हुआ है. क्या कंट्रोल किया हुआ है? आपके कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. होल्डिंग कंपनी ये कहती है कि सब्सिडरीज तुम मेरे अंडर हो, तुम्हारी कंपनीज में जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, कॉम्पोजिशन का मतलब पता है क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और इनको या फिर रिमूव करना. जब भी तुम्हारी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे जाएंगे या उनको हटाया जाएगा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? होल्डिंग कहती है मैं करूंगी. तो अगर होल्डिंग कंपनी इन दोनों कंपनीज में ये कंट्रोल कर पा रही है तो वो उसकी होल्डिंग बन जाती है और बाकी उसकी सब्सिडरीज. आगे समझ में? आगे क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है या और लिखा हुआ है? और का मतलब या तो ये वाला पॉइंट या इससे नीचे वाला पॉइंट. पहला या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है या फिर एक्सरसाइजेस या फिर कंट्रोल कर रही है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. दोनों नीचे वाली कंपनीज एस लिमिटेड और SG लिमिटेड में मैक्सिमम वोटिंग पावर्स किसके होंगे? होल्डिंग कंपनी के. मोर देन हाफ पता है कितना होता है? हाफ होता है 50% और मोर देन हाफ एटलीस्ट 51%. 51% ऑफ वोटिंग पावर नीचे वाली दो कंपनीज में किसकी होगी? होल्डिंग कंपनी की. तो इन दोनों पॉइंट से आपको पता चलता है कि कौन सी होल्डिंग कंपनी है, कौन सी सब्सिडरी कंपनी है. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर आप पढ़ते हो सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में ऐसी कंपनीज है जहां पे होल्डिंग कंपनी, पहला पॉइंट, कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनीज के अंदर वोटिंग पावर है. कितना? कम से कम मोर देन हाफ, यानी कि 51% तो होना ही चाहिए. तो हमें पता चल गया. एक मेरा सवाल यहां पे उठता है, बच्चे पूछते हैं कि मैम एक होल्डिंग कंपनी की मैक्सिमम लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज कितनी हो सकती हैं? 2 लेयर्स. ठीक है, तो आप प्लीज लिखो. क्वेश्चन बना देते हैं हम. मैक्सिमम लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज इन अ होल्डिंग कंपनी, क्वेश्चन मार्क. तो आंसर लिखिए 2 लेयर्स.
2 लेयर्स से ज्यादा होल्डिंग की सब्सिडरीज नहीं हो सकती. दिस विल मे बी ये मेंशन ना हो आपकी बुक्स में, बट डिटेल चीजें जब कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो तो लॉज के बारे में ये चीजें जानना जरूरी है. प्लीज राइट डाउन. क्या हम आगे चल सकते हैं? नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी. अगेन सेक्शन 2 क्लॉज 6. अच्छा, इसका सेक्शन इतना पहले कैसे चला गया क्लॉज इसका? आई डोंट नो पहले आपको ये चीज पता है या नहीं पता. जब भी आपके सेक्शंस डिवाइड होते हैं ना एक्ट में, या क्लॉजेस डिवाइड होते हैं, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में रोल नंबर्स मिलते थे. जिसका नाम आकाश है, डबल ए है, तो उसका रोल नंबर पहले होगा, क्योंकि ए के बाद भी क्या आ गया? ए आ गया. जिसके नाम में ए के बाद के आ रहा है, तो उसका कहां पे आएगा? रोल नंबर 2 आ गया. तो के ए के बाद आएगा ऑब्वियसली. एक का नाम है आकाश, तो ए तो है, पर दूसरा भी क्या है? ए ही है, तो इसका रोल नंबर 1 हो जाएगा. क्लास में डबल ए वाले बच्चों का स्टार्टिंग में होते हैं रोल नंबर्स. अगर किसी का नाम आकाश है तो इसका रोल नंबर 2 हो सकता है, क्योंकि इस ए के बाद आता है फिर के. तो इस तरह से रोल नंबर्स जैसे अलॉट होते थे, वैसे ही क्लॉजेस या फिर सबसेक्शंस अलॉट होते हैं. तो ये ए से शुरू हो रहा है, एसोसिएट कंपनी, इसीलिए ये पहले आ रहा है. अभी हम सब्सिडरीज पढ़ रहे थे या फिर वो पढ़ रहे थे, तो इनका तो पीछे चला गया, एच दूर चला गया, तो इसलिए 46 में चला गया ये. ठीक है, तो ये भी तो कभी आप पढ़ के देखो, और कभी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ सेक्शंस के, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बना सकते हो. तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसका सेक्शन ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है. तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द एक्ट. बेटा कौन सी एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है. एसोसिएट कंपनी कौन सी है? प्लीज फॉर गॉड सेक आप होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से कंफ्यूज मत हो ना, कि एसोसिएट कंपनी भी किसी होल्डिंग कंपनी की ही होती होगी, कि एसोसिएट कंपनी में भी जो कोई भी कंट्रोल कर रहा है तो वो उसके लिए होल्डिंग कंपनी. ऐसा कुछ नहीं है. होल्डिंग सब्सिडरी दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है. एसोसिएट कंपनी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी. देखो, एक कंपनी है, भूमिका लिमिटेड. क्या नाम है? भूमिका लिमिटेड. यस, जब भी नाम आता है ना बच्चों का, तो एक स्माइल जरूर आ जाती है फेस पे. दूसरी कंपनी कौन सी है? श्रेयांगी लिमिटेड. अभी आई कैन नॉट सी हर फेस बिकॉज शी इज वेयरिंग मास्क. एनीवेज, सो ये 2 कंपनीज है, भूमिका लिमिटेड एंड श्रेयांगी लिमिटेड. आपको पता लगाना है इन दोनों कंपनीज में से कौन सी किसकी एसोसिएट कंपनी है. कौन सी किसकी एसोसिएट कंपनी है? देखो, भूमिका लिमिटेड बन जाएगी एसोसिएट कंपनी. कैसे? एसोसिएट कंपनी यानी कि भूमिका लिमिटेड. समझ में आ रहा है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, यानी कि इन रिलेशन टू श्रेयांगी लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी है, भूमिका की बात करेंगे, फोकस करना भूमिका लिमिटेड, इन विच अदर कंपनी, यानी कि श्रेयांगी लिमिटेड का भूमिका लिमिटेड के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. श्रेयांगी लिमिटेड का भूमिका लिमिटेड कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है. अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ये पढ़ते हैं इसके बारे में. देखो, श्रेयांगी लिमिटेड ने भूमिका लिमिटेड के अंदर एटलीस्ट कितने % शेयर्स ले लिए हैं? 20% शेयर्स, यानी कि वोटिंग पावर्स ले लिए हैं. या तो शेयर्स ले लिए कितने? एटलीस्ट 20%, या फिर कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन ऑफ द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट. भूमिका लिमिटेड और श्रेयांगी लिमिटेड में हो गया है एक अग्रीमेंट, जहां पे श्रेयांगी ने बोला भूमिका लिमिटेड को कि तुम्हारी कंपनी में, भूमिका लिमिटेड में जब भी कोई डिसीजंस लिए जाएंगे तो कौन लेगा? श्रेयांगी लिमिटेड. तो श्रेयांगी लिमिटेड ने भूमिका लिमिटेड में एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर ले लिए हैं. भूमिका लिमिटेड के अंदर कितने
क्या कर रही है, बिजनेस डिसीजंस ले रही है। समझ में आया? तो एसोसिएट कंपनी दूसरी कंपनी के रिलेशन में कौन सी कंपनी, जहां पे कोई दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी के अंदर या तो 20% वोटिंग पावर्स ले लेती है या फिर एक अग्रीमेंट करके बिजनेस डिसीजंस ले लेती है। गॉट द पॉइंट? ओके, कैन यू टेल मी खुशी? तब बनती है एसोसिएट, कब बनी? जब किसी और कंपनी ने हमारी कंपनी में कम से कम 20% शेयर्स ले लिए तो हम उसकी क्या बन गए, एसोसिएट बन गए। या फिर कोई और कंपनी हमारी कंपनी में बिजनेस डिसीजंस ले ले, अगर वो ही ले पाए हम ना ले पाए तो कौन होगी, हम उसके एसोसिएट कंपनी। देखो एसोसिएट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, एसोसिएट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जॉइंट अरेंजमेंट या जॉइंट वेंचर से भी समझ सकते हो। कुछ कंपनी साथ में मिलकर काम कर रही होती है जॉइंट अरेंजमेंट में, आपकी कंपनी भी है मेरी कंपनी भी है, तो जॉइंट अरेंजमेंट्स वाली कंपनी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर आप बोलो मैम होल्डिंग और सब्सिडरी भी क्या इसके अंदर आ जाएंगी, तो नहीं आएंगी। आएंगी? नहीं आएंगी। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर? और एक छोटा सा रिविजन चाहिए या फिर? श्योर? नेक्स्ट आती है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी, सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन 2 क्लॉज 9। बेटा बैंकिंग कंपनी का क्या अपना एक खुद का एक्ट है? यस, बैंकिंग कंपनी का अपना खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा? यस। कितना लगेगा? जितना लग सकता है, जितना कि बैंकिंग रेगुलेशन से इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। अगर बैंकिंग रेगुलेशन से कुछ इनकंसिस्टेंट होता है कंपनीज एक्ट, तो आप किसको फॉलो करोगे? ज्यादा बड़ा एक्ट कौन सा होगा उस टाइम पे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? देखो इसको समझने का सबसे इजी तरीका क्या है, फॉरेन कंपनी है ना, तो इनकॉर्पोरेट भी कहां हुई होगी? फॉरेन में। ग्रेट। एक ऐसी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42, एक ऐसी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तभी तो फॉरेन कंपनी है, लेकिन इंडिया वाले इसको फॉरेन कंपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में कुछ ना कुछ तो है इसका। क्या है इंडिया में? इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है या कोई बिजनेस एक्टिविटी किसी भी तरह से इंडिया में चला रही है। कोई बिजनेस एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी, या फिर कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस, एक छोटा सा ऑफिस भी खोल लो, चाहे ऑनलाइन मोड से बिजनेस कर लो इंडिया में, तो वो एक फॉरेन कंपनी हो गई, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर सॉरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड बिजनेस एक्टिविटी कंडक्टेड इन इंडिया इज नोन एज अ फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट 1% कंपनी, ये कौन सी कैटेगरी में आई थी? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। 3 तरह की बेसिक कंपनी थी, पब्लिक, प्राइवेट एंड 1% कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने लेकर आया। 1956 वाले एक्ट में इस तरह की कंपनीज नहीं होती थी। ओपीसी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया है? कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, सॉरी 62 में, जो आप नेक्स्ट में आओगे तो मैं क्लॉजेस पूछूंगी आपसे टाइप्स ऑफ कंपनीज वाले स्पेशली, प्लीज इसको अच्छे से याद करके आएंगे। 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ एक ही मेंबर होगा, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम भी 1, एक से ज्यादा नहीं होगा। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद का बिजनेस करते थे। उसको एक कंपनी की पहचान देने के लिए कंपनीज एक्ट एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस लेकर आई जिसका नाम है ओपीसी। इसको हम एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही मानते हैं, इसको हम एक प्राइवेट कंपनी की तरह मानते हैं, इसको कभी भी हम पब्लिक कंपनी नहीं बोलते। सेक्शन 8 कंपनी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, स्मॉल कंपनी भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। स्मॉल कंपनी की लिमिट अभी फिर से अपडेट कर दी गई है। पहले क्या होती थी? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़, अभी बढ़ गया है। ठीक है, अभी उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो मैं ट्विस्ट रखते हैं, अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आपका होमवर्क अभी काफी सारा हो गया है। आज मैंने अच्छे से आपको रिवीजन भी करा दिया जो आज से पहले कर चुके हो। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़े हैं। सीआरसी एंड सीएससी के बारे में आपने जाना, मेजर अथॉरिटीज के बारे में जाना, एनसीएलटी एनसीएलएटी के बारे में जाना। जो कंपनीज एक्ट 1956 है वो कब आया, उसमें कितने सेक्शंस थे वो आपने जान लिया।
आपने डिफरेंस पढ़ लिया आज की क्लास में कंपनी का और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का, और आपने मेजरली ऑलमोस्ट सारी ही टाइप्स ऑफ कंपनीज कर ली हैं, कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, कैटेगरी के हिसाब से आपने सब पढ़ लिया है। तो मेजरली जो रह गया है वो निधि कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, दैट्स इट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे जो बची हुई है नेक्स्ट सेशन में, और हम करने वाले हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स वाइंड अप।